हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 का नॉन एक्वस टाइट्रेशन, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और उसके डिफरेंट थ्योरीज एंड हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब उसी तरह हम बात करने जा रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ये कैसा टाइट्रेशन है जिसमें क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट मीडियम होगा वो होगा अदर दैन वाटर। एज ए नेम सजेस्ट, आप ध्यान से देखो कि ये टॉपिक ही ऐसा है नॉन एक्वस, मतलब कि जो सॉल्वेंट मीडियम यहाँ यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन के लिए, जो हमारा सॉल्वेंट मीडियम होगा। हम बात करें अगर सॉल्वेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्या है, एक मीडियम है। जिस मीडियम में क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को हम क्या कर रहे हैं, अकर करवा रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके, तो जो ये हमारा ये होगा टाइट्रेशन होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट मीडियम होगा टाइट्रेशन तो सेम ही होगा, प्रोसेस सेम ही अप्लाइड होंगे, बट इसमें डिफरेंस जो होगा, जो हमने एक्वस टाइट्रेशन जो कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और इसमें क्या डिफरेंस है, बस ये है कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट मीडियम है वो है हमारा अदर देन वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो इस पार्ट में हमारा पार्ट नंबर ये फर्स्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस चीज़ के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये हमारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्या बोलता है, द नीड फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन arises because water can behave as a weak base and a weak acid as well, and can hence compete in proton acceptance or proton donation with other weak acids and base dissolve in it. ओके, सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है, हम जो वाटर को यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट मीडियम, हम इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। ओके, सो आपने पढ़ा होगा बेसिक केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर। हम देखते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। ओके, इस चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं, बहुत ईजी हो जाए आपके लिए समझना। तो जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप याद करोगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार, ओके, हमारे एसिड्स कैसे हैं, हम बात करें हमारे एसिड्स कैसे हैं, वो हैं हमारे प्रोटोन डोनर, है ना। एसिड्स कैसे होते हैं हमारे प्रोटोन डोनर। और वहीं बात करें हम बेस के, वो कैसे होते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर, दैट इज H+ एक्सेप्टर। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। ओके, ठीक है। सो ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ऐसे केमिकल स्पीसीज act as acid or base या सो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारा किसके अनुसार होता है, ये होता है हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अनुसार। इसका मतलब ये होता है, इसके थ्योरी के अनुसार ये होता है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि एसिड्स कैसे होते हैं, H+ डोनर होते हैं, बेस हमारे H+ एक्सेप्टर्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जी एम्फोटेरिक का मतलब ये होते हैं ऐसे केमिकल स्पीसीज जो एज ए एसिड भी होते हैं, एज ए बेस भी होते हैं, और वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। ठीक है, सो हम क्या कर ले रहे हैं, पहले केस में हम ले रहे हैं एक वीक बेस, हम एक बेस को लेते हैं, ठीक है, और हम वाटर को लेते हैं, दोनों की ये करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो हमने लिया है एक वाटर H2O, ओके, एंड हमने एक ले लिया है बेस, डेट इज NH3। हमने एक बेस ले लिया है NH3, डेट इज अमोनिया। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन होगा। ओके, सो अब क्या होगा, हमने बोला कि वाटर जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मतलब ये एसिड की तरह भी एक्ट करेगा, बेस की तरह भी एक्ट करेगा। तो जब भी वाटर किसी बेस के साथ होगा तो वहाँ पे वो एसिड की तरह ये एक्ट करेगा, और किसी एसिड के साथ होगा तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे वो किस तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये करेगा एसिड की तरह, यहाँ ये कर रहा है एसिड की तरह। okay, so what it will form here, that is OH minus
प्लस NH4 प्लस। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, H प्लस आयन यहाँ दे दिया है बेस को, ओके, और बेस ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे इसने वाटर ने किस तरीके से एक्ट किया है, एसिड की तरह। और ये जो हमारा NH4 प्लस है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, हम इसको बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, है ना। अब हम दूसरा केस लेते हैं, हमने फिर से ले लिया है वाटर एंड उसकी हमने रिएक्शन करा दी है एक एसिड से, दैट इज H2S, ओके। सो व्हाट विल फॉर्म हियर इज दैट, यहाँ पे अब एसिड किस तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे ये करेगा बेस की तरह, यहाँ ये एक्ट कर रहा है बेस की तरह, एंड इट विल फॉर्म हियर H3O प्लस प्लस HS। इसने क्या किया, H प्लस को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये एसिड था, इसने क्या किया है, H प्लस दिया है, और यहाँ पे वाटर किस तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह, और बेस का ये फंडामेंटली ये कहता है वो क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल फॉर्म H3O प्लस, डेट इज हाइड्रोनियम आयन, ओके। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, ये हमारा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2S। सो आपने यहाँ देखा, अगर ध्यान से इस चीज़ को समझो, इस पूरी चीज़ को जो हमने लिखा है, इस चीज़ में आप समझो कि वाटर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे नॉन एक्वस टाइट्रेशन का करने का यही मतलब हो जाता है, यही हमारे इसका फंडा है कि हमने जो भी लेने हैं सॉल्वेंट सिस्टम, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ओके। तो आप इस चीज़ को ध्यान से और समझोगे जब आप लेवलिंग इफेक्ट को समझोगे, क्योंकि क्या होगा अगर इस तरीके से अगर एक्ट करेगा, तो क्योंकि हम जब बात करें, हम जो इसकी एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ज़्यादातर जो हमारे मेडिसिन होते हैं, या तो वो वीकली एसिडिक है या तो वीकली बेस है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, फर्दर क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन हमने क्या करना है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हमें क्या करना होता है, वीकली जो चीज़ है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी नहीं ना, हमें लेवलिंग इफेक्ट देनी है, इस चीज़ को भी आप समझो लेवलिंग इफेक्ट को। तो ये रीज़न होता है टू कैरी आउट नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हम फिर से चलते हैं पीछे की स्लाइड में और चीज़ को समझते हैं। जैसे हमने इस लाइन को समझ लिया, द नीड फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन अराइजेज बिकॉज वाटर कैन बिहेव एज वीक बेस और ए वीक एसिड एज वेल, जैसे हमने बताया आपको, ठीक है। वाटर एक वीक बेस की तरह भी एक्ट करेगा, वीक एसिड की तरह भी एक्ट करेगा, एंड कैन हेंस कम्पीट इन प्रोटोन एक्सेप्टेंस और प्रोटोन डोनेशन विद अदर वीक एसिड एंड बेस डिसॉल्व इन इट, ओके। इस चीज़ को हमने समझ लिया ऑलरेडी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ओके। Thus, non-aqueous titration refers to a type of titration in which the analyte substance is dissolved in a solvent which does not contain water। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये जब नॉन एक्वस टाइट्रेशन होगा, इसमें क्या करेंगे, हमारा जो सॉल्वेंट मीडियम होगा वो वाटर कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। हम आगे की ओर चलते हैं। सो अब हम देखते हैं कुछ रीजन्स जो हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं। पहला रीज़न, द रिएक्टेंट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। जो हमारा रिएक्टेंट है जिसकी हमने एनालिसिस करनी है वो क्या है, इनसॉल्यूबल इन वाटर है, वो हमारा क्या है, नॉन पोलर में सॉल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नॉन एक्वस करेंगे ऑब्वियसली। दूसरी बात करें, द रिएक्टेंट इज रिएक्टिव विथ वाटर। अगर हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टिव विथ वाटर हो जाए, इस केस में हम क्या करेंगे, नॉन एक्वस को परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात करें, द सैंपल इज टू वीक एसिड और टू वीक बेस। तो जो हमारा सैंपल है या तो बहुत ज़्यादा ये वीक एसिडिक है, ठीक है, और या तो वो वीक बेस है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इट सेटिस्फाई टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ये दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, नेमली सूटेबल टाइट्रेशन ऑफ वीक, वेरी वीक एसिड और बेस,
ठीक है। तो जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं वेरी वीक एंड एसिड और बेस की, इसको क्या कर सकता है, इसको मतलब हमें हेल्पफुल करेगा टाइट्रेशन करने में, ठीक है। हमें क्या कोई भी एरर कॉज नहीं होगी, हमें जो हमारा जो एंड पॉइंट होगा इट विल बी शार्प हेयर, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, along with providing a solvent with an ability to dissolve organic compound। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा सॉल्वेंट, क्या होगा यहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो डिसॉल्व हो सके। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे टू परफॉर्म आउट नॉन एक्वस टाइट्रेशन करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे तो इट इज़ लाइक 75% अबाउट नॉन एक्वस टाइट्रेशन, आप इस चीज़ को ही समझ लोगे। तो यहाँ पे दो चीज़ आएगा, एक तो आएगा आपको लेबलिंग इफेक्ट और एक तो आएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, ठीक है। लेबलिंग इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे लेबलिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं लेबलिंग इफेक्ट, फिर हम चीज़ों को समझेंगे। डैट इज वी आर राइटिंग हेयर लेबलिंग इफेक्ट, labeling effect here, okay। so हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक एसिड ले रहे हैं, that is HCl, it is a strong acid and हमारा यहाँ पे जो solvent medium है it is water, H2O, so it will form H plus Cl माइनस, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा बिकॉज इट्स अ अप्रोक्सीमेटली, हम बात करें ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरी एसिड ले रहे हैं, डैट इज HClO4 पर क्लोरिक एसिड एंड हमारा सॉल्वेंट मीडियम इस बार भी क्या है हमारा वाटर है। ये भी हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। सो इट विल फॉर्म हेयर H प्लस ClO4, isn't it? ओके। सो क्योंकि यहाँ पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट विल अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन हेयर, ओके। नाउ वी विल टेक हेयर अ वीक एसिड, that is we are taking the example of oxalic acid here, that is COOH, okay, and we are taking a solvent medium, that is water here, okay, we are taking a solvent medium water। so ये क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये हमारा कैसा है, एक वीक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है ना, ये एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे ये वीक एसिड है, इट विल नॉट गो कंप्लीट डिसोसिएशन, ऑब्वियसली इट को अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन करेगा, है ना। So it will form here, that is 2H plus COO minus, okay, and some molecule will left here, that is इसको हम सेम फॉर्म में डाल देते हैं, that is COOH and COOH। सो क्या होगा, ये हमारा एक ऑक्सैलिक एसिड है, इसका जो डिसोसिएशन हुआ ये पार्शियली हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स मान लो कि ये 100% यहाँ पे ये एसिड है, तो इसकी 20% ही ये डिसोशिएट फॉर्म है, ये 20% है, ओके। बाकी 80% ये क्या रह गया, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह गया, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, क्योंकि इट इज़ अ वीक एसिड, हेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट सिस्टम को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ कर देते हैं हम सॉल्वेंट सिस्टम को चेंज, ओके। अब ध्यान से समझोगे, यहाँ पे हम करेंगे सॉल्वेंट सिस्टम को चेंज। उससे भी पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ मैं, छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ, आप यहाँ देखो ध्यान से। ये ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, ध्यान से समझना। ये एक फार्मर है, विलेजर्स में लिख देता हूँ, ही इज अ विलेजर। और ये क्या है, ये टाउन का है, ओके। सो हम बात कर रहे हैं, ये फार्मर है, फार्मर विलेजर है, ये टाउन का है, पर्सन है। आप
इस चीज़ को ध्यान से समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली जो विलेजर्स होते हैं उनको जो खेती करना, चीज़ों को एक्सट्रीम कंडीशन को वो झेल सकते हैं, बिकॉज वो उस कंडीशन से ही ये हुए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकली पार्ट, ठीक है। हम बात करें जो पर्सन टाउन का है, क्योंकि उसने कंडीशन एक्सट्रीम कभी देखी नहीं, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में रह सकता है, ठीक है। तो ये जो विलेजेस है इसको आप कंपेरिजन करोगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, और ये जो बी टाउन का है इसको आप कंपेरिजन कर रहे हो वीक एसिड से। तो हम फॉर एग्जांपल इन दोनों पर्सन को हमने एक डेजर्ट में जाके छोड़ दिया, एक डेजर्ट में मैंने दोनों को जाके छोड़ दिया, एंड ए पर्सन एंड बी पर्सन को, ठीक है। आप पहचान चुके ए पर्सन कौन है, बी पर्सन कौन है। अब यहाँ क्या हुआ, क्योंकि डेजर्ट है वहाँ डेफिनेटली क्या होती है, पानी की स्कार्सिटी होती है। तब वहाँ पे क्या होगा, मेहनत करना है, दोनों से मेहनत हमने करवाना है। हमने कंडीशन दोनों को सेम दे दी है, एक्सट्रीम कंडीशन। यहाँ क्या था, यहाँ देखोगे तो यहाँ कंडीशन डिफरेंट थे, यहाँ कंडीशन कैसा था, डिफरेंट है ना। कंडीशन यहाँ डिफरेंट था, एक तो खेती मजदूरी करता था, है ना, विलेज के अंदर, और एक अपनी ज़िंदगी जी रहा है ऑफिस के अंदर, एसी के अंदर आसानी से जी रहा है। अब हमने दोनों को एक जगह पर छोड़ दिया है, दोनों को एक्सट्रीम कंडीशन दे दी है। हम कहेंगे जाओ अब वाटर ढूंढो, वाटर खोजो, आपने वाटर खोजना है और आपको ऐसी ज़िंदगी अपने झेलनी है, आपको कुछ दिन तक ये प्यासे भी रहना है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ कंडीशन हमने सेम कर दिया है, कंडीशन सेम, कंडीशन यहाँ कर दिया है सेम। अच्छा, यहाँ पे क्या होता, मान लो कि अगर मैं इसको बोलता, ये टाउन में होता, मैं इसको बोलता कि बिना पानी पिए रह लो, ठीक है, तो ये नहीं रह पाता, बोलता मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं गर्मी में नहीं रह पाऊंगा, मैं धूप में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन विलेजर्स की अगर हम बात करें, वो जो विलेजर था, वो जो फार्मर था, लेकिन उसको मैं कहूँ कि तुम बिना पानी पिए रह सकते हो, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें खेती करनी है, तुम्हें ये करनी है ना, तो ये कर लेता। लेकिन मैं इसको बी वाले को बोलता तो ये नहीं करता, है ना। लेकिन जब हमने कंडीशन दोनों को सेम दे दी है, तो इस केस में क्या होगा, इसको ना चाहते हुए भी यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन मिल रहा है। इसको ऑलरेडी एक्सट्रीम कंडीशन मिला था और इसको अब एक्सट्रीम कंडीशन मिल रहा है, और इसको तो एक्सट्रीम कंडीशन की क्या थी, एक आदत थी, है ना, इसको आदत थी, तो ये तो सेम टू सेम रह जाएगा। अभी जो बी वाला है, इसको एक्सट्रीम कंडीशन मिल गई, तो इसको ना चाहते हुए भी रहना पड़ेगा। मतलब ये कि हम इससे क्या करेंगे, आउटपुट ज़्यादा ले पाएंगे। पहले ये टाउन में रह के आउटपुट कम दे रहा था, अब ये यहाँ आएगा, डेजर्ट में आएगा, इसको प्यासा रहना, तो ये प्यासा तो रहेगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये कुछ दिन तक प्यासा भी रह लेगा, लेकिन अगर इसको हम टाउन में रख देते तो ये प्यासा नहीं रहता। तो सेम टू सेम होता है हमारा लेबलिंग इफेक्ट। हम एक कंडीशन ऐसा कर देते हैं, सेम कंडीशन कर देते हैं विद द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड। उसमें क्या हो जाता है, हम ज़बरदस्ती करके, है ना, ज़बरदस्ती करके क्या करते हैं, हमारे जो वीक एसिड है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करवाते हैं। और यही प्रिंसिपल है हमारा लेबलिंग इफेक्ट का। तो हमने इस एग्जांपल को देखा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ, ओके, एंड फिर हम इस चीज़ को समझते हैं, ओके। आई एम जस्ट रबिंग इट, या वी हैव कंप्लीट द रबिंग, ओके। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ सॉल्वेंट मीडियम चेंज कर दिया है, एंड वी हैव टेकिंग आवर HCl here, HCl, and we have taken the solvent medium, that is, okay, we have taken ammonia, NH3 here, okay, ठीक है, ठीक है। सो मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ, इट विल बी बेटर फॉर यू। So we have taken solvent medium, that is NH3 here, okay. So it will form, it will go under complete dissociation and it will form NH4 plus plus, that is what, Cl minus, okay। हम सेम टू सेम परक्लोरिक एसिड के साथ भी करते हैं, जो हमने ऊपर की ओर लिया था HClO4, and we have taken the solvent medium, that is NH3, and here it will form NH4 plus plus, that is ClO4 minus, ओके।
तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड थे, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे ये क्या था, एक फार्मर के एग्जांपल, जो मैंने आपको विलेजर के एग्जांपल में समझाया था, इनको तो पहले से एक्सट्रीम कंडीशन की, इनको पहले से पता था कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, चेंज कहाँ आएगा, आएगा आपके वीक एसिड के अंदर। अब हमने क्या ले लिया है, आप ध्यान से समझो, हमने लिया है ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज COOH, ओके, एंड वी हैव टेकन अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। एंड यहाँ पे होगा क्या, ये अमोनिया क्या करेगा, इससे प्रोटॉन लेगा, है ना, एंड इट विल फॉर्म, मैं पहले क्या करता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि ये डिसोशिएट होकर क्या बना रहा है यहाँ, ठीक है। तो इट विल फॉर्म एयर COO माइनस COO माइनस प्लस H+। अगर इसको मान लो कि हमने डिसोशिएट, मान लो अभी ये आप नहीं मान के चलो, यहाँ पे अमोनिया नहीं है, अगर इसको डिसोशिएट होना होता तो ये इस चीज़ में डिसोशिएट होता। अब हमने यहाँ जब अमोनिया लिया तो इस अमोनिया ने क्या किया, ये H+ खींच लिया। अब देखो हुआ क्या, यहाँ की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ जो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है गिर गई और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था आपको इस चीज़ को कॉमन एंड इफेक्ट में, यहाँ पे होगा ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा है, यहाँ देखो प्रोडक्ट कम हो गई, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गई, तो अब ये क्या होगा, कन्वर्जन शुरू हो जाएगा और फिर से H+ आना शुरू हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक कंप्लीट डिसोशिएशन यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, मैंने इस चीज़ को समझाया आपको, ठीक है। एंड इट विल फॉर्म हेयर, दैट इज NH4+ 2 molecules of, because here 2, okay, and COO minus COO here, okay। सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने सॉल्वेंट मीडियम को चेंज कर दिया है, व्हाट हैपन हियर इज दैट आवर वीक एसिड इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन की ज़्यादा ज़रूरत हो गई, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमने एक्सट्रीम कर ली। अब ये हमारा ये टाउन का प्रश्न था, हमने इसको कंडीशन एक्सट्रीम कर दी कि अब H+ दो ही दो, क्योंकि ये तो हमारा बेस है, इसको H+ चाहिए, इसको कहीं से चाहिए, अब आपको दो, अब ये तो H+ इसको दे देगा, अब इसके पास कमी आ गई, अब ये क्या करेगा, फिर से फर्दर डिसोशिएशन करके क्या करेगा, ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल को ये करेगा, फॉलो करेगा, और क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाने से क्या होगा, डिसोशिएशन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, और डिसोशिएशन का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक कंप्लीट डिसोशिएशन होगा, एंड आवर वीक एसिड विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और यही इसी चीज़ को बोलते हैं हम लेवलिंग इफेक्ट, यही होता है हमारा लेवलिंग इफेक्ट, लेवलिंग इफेक्ट, दिस इज आवर लेवलिंग इफेक्ट, ओके। हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने लिया था एसिड के टाइप में लिया, अब हम लेते हैं बेस के टाइप में। वी हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज NaOH, ओके, एंड वी हैव टेकन weak, sorry, I'm saying about base, a strong base. We have taken a strong base that is NaOH, and then we have taken a weak base that is NH3 ammonia. So obviously it's a strong base, in the water it go complete dissociation, but NH3 is a weak base, it will go partial dissociation. But we have changed our solvent medium and we have taken a acetic acid as a solvent medium here, okay. So NaOH, okay, NaOH will react with ammonia, sorry, ammonia no, acetic acid. We have taken acetic acid as a solvent medium, so it will undergo complete dissociation, okay. Here is go complete dissociation, here complete dissociation, because it a strong base, okay. Then we have taken a weak base that is NH3 ammonia,
and we have taken a solvent medium, that is acetic acid, CH3COOH. Okay, so what happened here also? The ammonia will take the H plus from the CH3 and it will form NH4 plus and then CH3OO minus. Also here what happened, Le-Chatelet's principle will applied and the reaction will be forward and the complete dissociation will occur, and due to this our weak base will act as a strong base. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये लेवलिंग इफेक्ट होता है। और लेवलिंग इफेक्ट से हम क्या करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे ज़्यादातर जो मेडिसिन है या तो वीक एसिड है या तो वीक बेस है ना। सो हमें क्या करना है, शार्प एंड पॉइंट लेने के लिए हमने जैसा बात किया था, आपने न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखा होगा, जब हमारे वीक एसिड और वीक बेस होते हैं तो उसमें जो इन्फ्लेक्शन होता है ना बहुत ही मिनिमम होता है ना। वहाँ पे इन्फ्लेक्शन आपको पहचान, एंड पॉइंट शार्प नहीं आता है, ठीक है। वही हम बात करें, अगर इस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग कर दे तो हमारा एंड पॉइंट थोड़ा शार्प आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर रहे हैं और यही हमारा होता है लेवलिंग इफेक्ट। अब एक छोटा सा टर्म आ जाता है डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, बहुत छोटा सा टर्म है, मैं इस चीज़ को भी समझा देता हूँ आपको। मैं इस चीज़ को यहाँ रब कर देता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ वी विल टेक differentiating effect. We are taking differentiating effect. Differentiating effect. What is differentiating effect? Okay, differentiating effect क्या होता है, तो हम कुछ एग्जांपल लेंगे, देन इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। So we have taken example that is HCl, okay, and we have taken a solvent medium that is H2O here, okay, and it will go definitely go complete dissociation and it will form H plus plus Cl minus, okay. Then we have taken that is HBr, okay, and we have taken a solvent medium that is H2O. So after complete dissociation it will form H plus plus Br minus, easy. Then we have taken that is our Hi and we have taken a solvent medium that is H2O here, okay, and it will go complete dissociation, it will form that is H plus plus I minus. ये इजी चीज़ आपको समझ आ गया। अब यह क्या होगा, क्योंकि वाटर में है, ये सारे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड के तरह ही एक्ट कर रहे हैं। अब ये डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट आएगा कैसे, अब हमने सॉल्वेंट मीडियम को कर दिया है चेंज, क्योंकि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ पे वाटर का यूज नहीं करेंगे। अब हमने सॉल्वेंट मीडियम ले लिया एसिटिक एसिड है, तो HCl, ओके, विल रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, okay, and it will form here that is CH3COOH2 plus Cl minus, okay, and इस चीज को हम बोलते हैं एसीटोनियम आयन, ओके। सो हुआ क्या, हमने जैसे ही सॉल्वेंट मीडियम चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, जो HCl का पहले तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे होगा ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये 100% है, तो ये जो यहाँ पे जो HCl है इट विल फॉर्म एसीटोनियम आयन एंड Cl माइनस, इट विल क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ 20% ही बनाएगा, 20% बनाएगा, 10% मैं मान के चलता हूँ 10% बनाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ये 90% HCl के ही फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरे चीज़ ले लेता हूँ मैं, HBr ले लेता हूँ, एंड हमने ले लिया है एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट मीडियम CH3COOH, ओके,
and it will form here, that is CH3 COOH2 प्लस Br माइनस। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम एक केस लेके चल रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने फिर से क्या किया, एसिड को चेंज कर दिया, हमने HCl के जगह पे HBr ले लिया है, सॉल्वेंट मीडियम हमने सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे जो डिसोसिएशन है थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ 100% था, तो अब जो डिसोसिएशन हुआ है, ये जो HBr इस एसिड का डिसोसिएशन 20% हो गया है, ओके। अब हमने क्या लिया, HI ले लिया है, अब हमने ले लिया है HI, हमने अब ले लिया है HI हियर, ओके। And we have taken a solvent medium same for all, that is CH3 COOH, okay, and it will form acetonium ion, that is CH3 COOH2 plus I minus here। अब यहाँ क्या हुआ, हमने एसिड को फिर से चेंज किया, अब क्या डिसोसिएशन फिर से फर्दर बढ़ गया, 100% यहाँ था, अब यहाँ पर जो डिसोसिएशन हुआ है 30% का हुआ है। जो HI है वो एसिटोनियम आयन प्लस I माइनस में 30% में डिसोशिएट हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ आएगा, क्योंकि डिसोसिएशन में डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये नाम ही क्या है, एक डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट है। ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर देगा। हमें मान लो कि हमने किसी एसिड की कंपैरिजन करनी है, उसके स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्वेंट मीडियम में लेंगे एंड इट विल आयोनाइज एंड इट विल फॉर्म सम डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट हियर, ओके। सो वी विल से फ्रॉम दिस inference we are saying that HCl is weaker acid comparatively। HCl तो strong acid होता है, बट हम यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं तीनों के बीच में, weaker acid then HBr, and HBr is weaker acid than HI and HI, और यही हमारा होता है डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। हमने सॉल्वेंट मीडियम में जैसे ही हमने क्या करना था, रिलेटिव हमने स्ट्रेंथ जाननी थी एसिड की, ओके, और बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की, तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्वेंट मीडियम में डालते हैं, ओके। तो वो वहाँ पे क्या होते हैं, वो एक डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, ओके, अंडर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ओके ओके। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आप समझो, ठीक है, मैं इस चीज़ को यहाँ रब कर देता हूँ, वी विल अंडरस्टैंड हियर, ओके। मैं इस चीज़ को यहाँ रब करके समझा देता हूँ, ओके। सो छोटा सा डिफरेंस है डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट और लेवलिंग इफेक्ट में। ये हमारा जो लेवलिंग इफेक्ट होता है, ये जो हमारा लेवलिंग इफेक्ट है, हम बात कर रहे हैं लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट ये क्या करता है, डिफरेंट चीज़ को, है ना, क्या था हमारा वीक एसिड था, उसने क्या कर दिया, उसे एक्ट करा दिया स्ट्रॉन्ग की तरह, तो डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट टू सेम में कन्वर्ट करता है। वही हम बात करें डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट, इसी चीज़ का क्या है, उल्टा है, रिवर्स है। ये हमारा डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट है एंड इट विल डू सेम टू डिफरेंट, सेम टू डिफरेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द लेवलिंग इफेक्ट एंड द डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लेवलिंग इफेक्ट, ये चीज़ आप समझ जाओगे तो ईजी रहेगा आप चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। मैं इस चीज़ का एग्जांपल डिफ्रेंशिएट इफेक्ट का एक छोटा सा दे देता हूँ, चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि हमने जो पिछला एग्जांपल लिया फार्मर एंड टाउन वाले पर्सन का, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझो, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन के मैकेनिज्म आपको समझना बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप आगे की वीडियो में समझोगे सॉल्वेंट सिस्टम, तो वो ईजी होगा समझना, बहुत ईजी हो जाएगा। तो मान लो हमने जैसे एग्जाम्पल उस टाइम लिया था, ठीक है, हमने उस टाइम एग्जाम्पल लिया था एक टाउन के पर्सन ए और बी, ठीक है, एक टाउन का था, एक विलेजर था। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ ले रहे हैं दोनों विलेजर हैं, ये A1 है, ये A2 है, दोनों ऑलरेडी एक्सट्रीम कंडीशन से गुजर चुके हैं। हमने फिर से इसको क्या कर दिया है, डेजर्ट में डाल दिया है,
हम इसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हमने क्या किया है, डेजर्ट में डाल दिया है ना, दोनों को, A1 को भी और A2 को भी, दोनों विलेजर हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, दोनों को हमने क्या किया, वाटर की स्कार्सिटी है, आपको भूख को प्यासे रहना है और थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन में रहना, दोनों ने ऑलरेडी पहले से एक्सट्रीम कंडीशन झेले थे, ये दोनों यहाँ भी झेलेंगे, ओके, चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, देयर विल बी हेयर एक कंपटीशन। वहाँ पे हम आउटपुट ज़्यादा ले रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी इनकी आउटपुट ज़्यादा है, और आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में हमें पता चलेगा ये कौन ज़्यादा देर तक क्या कर सकता है, ये कर सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन को झेल सकता है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ आया हो। हम आगे की ओर अब चलते हैं, ओके। अब हम थ्योरी को पढ़ते हैं, ध्यान से देख लेते हैं क्या होता है ये। तो ये हमारा बोलता है, स्टेटमेंट को देखते हैं, द एसिडिटी ऑफ वीक एसिड कैन बी इनहेंस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट, है ना। हमने बताया कि जो हमारा एसिडिटी होता है वीक एसिड का, उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं बेसिक सॉल्वेंट में, जैसे मैंने आपको अमोनिया का एग्जांपल दिया था विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज बिकॉज बेसिक सॉल्वेंट हैज़ अ हायर एफिनिटी टू टेक अप प्रोटोन फ्रॉम द एसिड, ओके। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे बेसिक सॉल्वेंट होते हैं उनकी हायर एफिनिटी होती है टू टेक अप द प्रोटोन फ्रॉम द एसिड। सो एसिटिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन अमोनिया सॉल्यूशन। मैंने ऑक्सैलिक लिया था, यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ठीक है। ऑल्सो द बेसिसिटी ऑफ वीक बेसिस कैन बी इनहेंस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट। अब इसी चीज़ को हमने वाइस वर्सा कर दिया, तो ये चीज़ वीक बेस के साथ भी हो जाएगा, एंड इसी चीज़ को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। By using this concept, the strength of weak acidic or weak basic drug can be enhanced by dissolving it in the appropriate solvent to enhance its strength, and then can be titrated by acid-base titration, that is non-aqueous titration. अब हम क्या करेंगे, इस वजह से क्या होगा, हम इस लेवलिंग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ आवर ड्रग, एंड इसके वजह से क्या होगा, हमें टाइट्रेशन करने में बहुत इजी हो जाएगा बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो कि है अंडर हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन के अंदर आता है ये। नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, मॉइस्चर शुड बी अवॉइडेड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द एंड पॉइंट। ऑब्वियसली, क्योंकि मॉइस्चर में क्या होंगे, वाटर्स होंगे, थोड़े थोड़े तो होते ही हैं, तो अगर वाटर का थोड़ा भी अगर आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, शार्पनेस में ये हो सकती है, कमी हो सकती है। तो हमने क्या करने, मॉइस्चर को अवॉइड करने इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन टू इंक्रीज द इन्फ्लेक्शन ऑफ द शार्पनेस ऑफ द एंड पॉइंट हियर। नेक्स्ट टर्म, ऑल्सो द टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग टाइट्रेशन ड्यू टू हायर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हियर। तो जो हमारा टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग द टाइट्रेशन शुड बी कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये हमारा थ्योरी था अबाउट द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, क्या क्या हमारे एडवांटेज हो सकते हैं। पहला तो क्या होगा, जो हमारे देखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड द बेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर आर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं और बेस हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो हमारे इस नॉन एक्वस टाइट्रेशन में जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करते हैं उसमें क्या हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट टर्म की बात करें, इनलार्जमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी रेंज। जो हमारा सॉल्युबिलिटी का रेंज होगा उस चीज़ में क्या हो सकती है, ज़्यादा ये हम आ जाएगा, ज़्यादा बढ़ सकता है। मेनी सब्सटेंस दैट आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर कैन बी ईजिली टाइट्रेटेड इन वाटर फ्री मीडिया, दैट इज फैट्स और ऑयल के साथ होता है, क्योंकि फैट्स एंड ऑयल दे आर ऑब्वियसली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो क्या होगा, हमने अगर वाटर में उसको लिया तो वो सॉल्युबल तो होते नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, टाइट्रेशन इजी नहीं होता। लेकिन वही हम बात करें वाटर फ्री मीडियम उसको लेंगे तो वहाँ पे टाइट्रेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं इनलार्जमेंट ऑफ एप्लीकेशन रेंज। जो एडवांटेज है नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, क्या होता है, जो एप्लीकेशन रेंज है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीक बेसेस एंड वीक एसिड कैन ईजिली बी टाइट्रेटेड, इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम की बात करें, नॉन एक्वस सॉल्वेंट are useful for the titration of weak acid or the base that cannot be titrated in water।
तो जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, जिसका हम टाइट्रेशन वाटर में नहीं कर सकते हैं। देन हम बात करें जो हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है वो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है एंड इट्स अ एक्यूरेट प्रोसेस होता है। ये हमारा था एडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। पहला, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड CO2 शुड बी कंट्रोल। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है टेम्परेचर मॉइस्चर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है, ये कंट्रोल होना ही चाहिए। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा वी विल नॉट गेट द शार्प एंड पॉइंट हियर। देन जो हम सॉल्वेंट यहाँ यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, दे आर एक्सपेंसिव, ये थोड़े से महंगे होते हैं। देन हम बात करें वॉलेटाइल सॉल्वेंट कैन पॉल्यूट इन्वायरमेंट। ओके, तो जो हमारे वॉलेटाइल सॉल्वेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन नॉन एक्वस मीडियम। तो जो हमारा इंडिकेटर होगा, जो भी हमारे इंडिकेटर, जैसे हम बात करें क्रिस्टल वायलेट, थाइमोल ब्लू, तो दे शुड बी प्रिपेयर इन नॉन एक्वस मीडियम। ये भी हमारा डिसएडवांटेज है ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। देन हम लास्ट स्लाइड की ओर देखते हैं कि क्या होना चाहिए हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम है, जो हमें उस चीज़ का सिलेक्शन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पहला पैरामीटर सॉल्युबिलिटी ऑफ एनालाइट। एनालाइट की सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जिस भी पर्टिकुलर हम सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दूसरा, नेचर ऑफ द एनालाइट, एनालाइट का नेचर। एंड देन हम लास्ट बात करें रिएक्टिविटी ऑफ द एनालाइट, जो एनालाइट से जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं टू सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्वेंट इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे solvent used in the non-aqueous titration. Hope you like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you so much guys for watching this.